उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरीके से रोक लगी है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी। इस दौरान सीएम योगी ने अपील की कि कोई भी सामान खरीदते वक्त जीएसटी जरूर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान खरीदते वक्त एक चीज जरूर देखिए कि क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने उत्तर प्रदेश में बैन किया है। और उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि यूपी में कोई अगर उसे खरीदने या बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि साबुन भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। सीएम योगी ने कहा कि हमने जब कार्रवाई शुरू की तो 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से आते हैं। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने इन्हें मान्यता नहीं दी है और ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग होता है। बताते चलें, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। 19 नवंबर 2023 से ही हलाल सर्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में बैन है। 17 नवंबर 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था हजरतगंज कोतवाली का, जिसके बाद ये मामला लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में तूल पकड़ता हुआ नजर आया। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई हवा देने वाला साबित हो रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया था। इस पर खूब राजनीति भी गर्म हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत की ओर से एसआईआर को क्लीन चिट दे दी गई और कहा गया कि ये थोड़ा पहले किया जा सकता था। अब इसी बात से सबक लेते हुए चुनाव आयोग नवंबर की शुरुआत से ही देशव्यापी एसआईआर शुरू करने वाला है। इसके तहत सबसे पहले उन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होगी जहां 2026 में चुनाव आयोजित होने हैं और इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में एसआईआर शुरुआती दौर में ही होगा। चुनाव आयोग की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बुधवार से शुरू हुई है। इसमें ये आकलन भी किया गया कि देश में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए तैयारियां कितनी हैं, कैसी हैं, और इसकी रिपोर्ट सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की ओर से पेश की गई। पूरा प्लान कॉन्फ्रेंस के समापन पर बताया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया देशव्यापी होगी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले इसे असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आयोजित किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में अगले साल ही चुनाव आयोजित होने हैं। असम की बात करें तो एनआरसी भी हो रही है। असम के निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक बार एनआरसी होने के बाद राज्य में एसआईआर भी हो जाएगी। वहीं असम देश का इकलौता राज्य है जहां एनआरसी हुआ है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार हो और असम में एसआईआर में थोड़ी देरी हो जाए। आगामी राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को केवल उन राज्य
की ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य की अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची में अपने नामों के अंश प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, जहां वे वर्तमान में रहते हैं। बिहार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता केवल बिहार की अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से ही अंश प्रस्तुत कर सकते थे। वहीं दूसरे शब्दों में मुंबई में मतदाता के रूप में पंजीकृत पश्चिम बंगाल का कोई प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र में नामांकित रह सकता है, बशर्ते वो अपना नाम दिखा सके। इसके अलावा वो किसी ऐसे मतदाता से संपर्क स्थापित कर सके जिसका नाम 2002 की पश्चिम बंगाल मतदाता सूची में शामिल हो। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का अंतिम गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था और उस मतदाता को उस राज्य की मतदाता सूची में बने रहने के योग्य माना जाएगा जहां वो वर्तमान में रह रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।